हाँ भाई, क्या हाल चाल सबके। नींद आ रही होगी है ना। लिखिएगा, एक सवाल लिखो देखो। पता नहीं भी उसका आंसर। लिखिएगा यदि या इफ एफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, एफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, 5 y z इक्वल टू ज़ीरो, 5 y z इक्वल टू ज़ीरो, तब या देन डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डेल फाई अपॉन डेल जेड, डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये पूछा आपसे। और ऑप्शन भी देते हैं इसमें। करो देखो कोशिश। आपको दो फंक्शन दिए हुए, एक दिया हुआ एफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो, दूसरा दिया हुआ 5 y, z, 5 y, z इक्वल टू ज़ीरो, और ये रिजल्ट आपसे पूछा है। हाँ भाई, क्या होगा यही पता नहीं चल रहा, करें क्या, है ना। सबसे बड़ी समस्या है कि करें क्या। अब देखो, कल आपको बताया था इसमें, यहाँ देखने से कुछ पता नहीं चल रहा, जैसा यहाँ लिखा हुआ, जैसे ऑप्शन दिए गए हैं। कल एक बताया था अस्पष्ट फलन या इम्प्लिसिट फंक्शन, बताया था क्या, वैसा ही कुछ आ रहा है इसके अंदर। डेल फाई अपॉन या डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल जेड। तो देखो सॉल्यूशन में अगर हम बात करें, एक तो दिया गया फलन आपके पास कितना है, एफ एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से हम करते हैं कितना, डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या फॉर्मूला था बेटा, माइनस डेल एफ अपॉन कितना, डेल एक्स, और नीचे कितना था, डेल एफ अपॉन डेल वाई। एक का तो कर लिया। अब दूसरे में क्या दिया हुआ, दूसरा फंक्शन और है। दूसरा कितना दिया हुआ है, 5 y, z इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें क्या किया जाए, अब इसके अंदर जैसे यहाँ लिखा था डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसमें क्या करेंगे, डी जेड अपॉन डी वाई, डी वाई अपॉन डी जेड भी लिख सकते हैं उल्टा करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल की डिमांड भी देख रहे हैं कि डी जेड अपॉन क्या आ रहा है, डी एक्स, मतलब डी जेड ऊपर है, तो डी जेड अपॉन डी एक्स लिखूंगा इसका। तो डी जेड अपॉन डी एक्स नहीं, डी जेड अपॉन डी वाई, वाई है ना,
तो ये हो गया डी जेड अपॉन डी वाई। बताओ क्या फॉर्मूला होगा? माइनस डेल फाई अपॉन अपॉन भाई यहाँ से देख लो, इसमें कन्फ्यूजन है तो ये तो याद है ही अपने। अब यहाँ है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो जो नीचे जिसके रेस्पेक्ट में है उसका डेरिवेटिव कहाँ है? ऊपर। तो y का यहाँ से नीचे y के रेस्पेक्ट में ये है, इस तरीके से एडजस्ट कर लो, कन्फ्यूजन है तो। अब यहाँ y यहाँ पर है तो पहले फाई का किसके रेस्पेक्ट में है? y, और नीचे कितना होगा? किसके रेस्पेक्ट में? z के रेस्पेक्ट में। अब एक काम करते हैं, देखो हमारा टारगेट इस पे है कि डी जेड अपॉन कितना? डी एक्स। तो इन दोनों को गुणा कर लो तो क्या डी जेड अपॉन डी एक्स आ जाएगा क्या? इन दोनों को हमने कर लिया मल्टीप्लाई, इसको फर्स्ट दे दो, इसको क्या दे दो? सेकंड। जैसे ही हमने फर्स्ट सेकंड किया तो ये आ गया आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये कितना हो गया? डी जेड अपॉन डी वाई, इक्वल टू माइनस माइनस तो क्या हो गए? प्लस। चलो लिख देते हैं ना, डेल एफ अपॉन कितना? डेल एक्स। यहाँ देखें तो कितना हो गया? डेल एफ अपॉन डेल वाई। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी क्या आपके पास? माइनस, तो ये हो गया माइनस। ये हो गया डेल फाई अपॉन कितना? डेल वाई। नीचे बात करें तो डेल फाई अपॉन कितना? डेल जेड, यही बना। अब देखो यहाँ से तो कितना हुआ आपके पास? डी जेड अपॉन डी एक्स, और इधर से ये नीचे वाले इधर आ जाएंगे तो कितना होगा? डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये इधर आ जाएगा तो डेल फाई अपॉन कितना? डेल जेड। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, और ये कितना हुआ? डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन कितना हो गया? डेल वाई। तो यही तो आपसे पूछा था, डी जेड अपॉन डी एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड। तो कितना रिजल्ट आएगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई। तो ये ठीक है आपके पास। अब इसमें एक सवाल और बना सकता है अगला, कि वहाँ जो लिखा हमने फाइव वाई जेड, वहाँ फाइव वाई जेड की जगह क्या दे सकता है? एक्स जेड भी दे सकता है। लिखा है ना फाइव फंक्शन वाला, तो वो वाई जेड की जगह क्या दे सकता है? एक्स जेड। एक्स जेड देगा तो नीचे कितना आ जाएगा भाई? यहाँ कितना बन जाएगा आपके पास? इतना ही फर्क आएगा, थोड़ा सा बदल जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? डेल फाई अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, इधर भी एक्स होगा, तो फिर उस हिसाब से ऑप्शन एडजस्ट करके आपको देगा। ठीक है, चले आगे। अब देखो नेक्स्ट पेज पे हेडिंग लगाओ अनवलोप। लगा ली हेडिंग। एक सवाल आएगा अनवलोप में से, हमेशा 100% एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। देखो जैसे हम लेके चले, मान लो कोई भी एक समीकरण अपने पास, जैसे ये है y इक्वल टू 2x प्लस 3,
ये किसको बताता है? y इक्वल टू 2x प्लस 3 किसको बताता है? सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। अब चाहे सरल रेखा हो चाहे और कोई नॉर्मल कोई भी डायग्राम बनता हो, नॉर्मल हम क्या कहते हैं कि क्या बनाता है? वक्र या कर्व बनाता है। भाई सरल रेखा भी किसी कैटेगरी में है, वक्र या कर्व, चाहे कोई सर्किल हो चाहे कोई भी हो, जनरल नाम लेना चाहें तो क्या कह सकते हैं? वक्र या क्या बताता है? कर्व। अब अगर एक तो ये इक्वेशन आपके पास और एक ये इक्वेशन y इक्वल टू, जैसे मान लिख दिया मैंने mx प्लस कितना 3, ठीक है। अब यहाँ से मैं जैसे जैसे m के मान बदलूंगा वैसे वैसे एक रेखा आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, बहुत सारी रेखा आएंगी आपके पास। भाई ये जो मैंने समीकरण लिखा इसमें कहीं बदलने की गुंजाइश है क्या? नहीं है, ये तो फिक्स है। कितना वक्र को बताता है? एक को, चाहे कुछ भी बनता हो। लेकिन इसके अंदर हम देखें y इक्वल टू mx प्लस 3 और इसमें अगर m के मान बदलूँ तो बहुत सारे वक्र या कर्व प्राप्त होंगे। तो ये बहुत सारे जो वक्र या कर्व प्राप्त होते हैं इसे क्या कहते हैं? वक्रों का कुल कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रों का कुल, फैमिली ऑफ कर्व्स कह देते हैं इसे। वक्रों का कुल या क्या कहते हैं इसे? फैमिली ऑफ कर्व्स। अब ये फैमिली ऑफ कर्व्स बना किसके कारण? फैमिली ऑफ कर्व्स बना किसके कारण? इस m के कारण। अरे किसके कारण बना है? m के कारण। तो इस m को हम क्या कहते हैं? वक्र कुल का, वक्र कुल का क्या कहते हैं? प्राचल या पैरामीटर कहते हैं। वक्र कुल या फैमिली ऑफ कर्व्स का क्या कहते हैं इसे? पैरामीटर या प्राचल कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पैरामीटर या प्राचल कहते हैं। तो अभी एनवलप पे नहीं पहुंचे, एनवलप से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक तो हमारे पास क्या होगा, जब भी एनवलप का सवाल होगा उसमें वक्र नहीं देगा आपको, हमेशा क्या देगा? वक्र कुल देगा। फैमिली ऑफ क्या देगा? कर्व्स देगा आपको, ठीक है। मतलब एक ऐसा छोड़ेगा जिसके कारण से हमें क्या मिलेंगे? बहुत सारे कर्व मिल जाएंगे। और जो ऐसा छोड़ेगा उसको हम क्या कह देंगे? वक्र कुल या क्या कह देंगे? फैमिली ऑफ, या ऐसा कह देंगे पैरामीटर ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स कह देंगे। अब देखो इसके अंदर यहाँ देखें, चाहे और कोई सवाल लिख लो, जैसे ये लिख लिया हमने y इक्वल टू कोई भी हो सकता है, अल्फ़ा x प्लस सी लिख दिया मान लो, तो यहाँ पैरामीटर का काम कौन कर रहा है? अल्फ़ा कर रहा है। अब जब भी ये तो हमने यहाँ सीख लिया कि भाई ये एक वक्र होता है, जब प्राचल या पैरामीटर होगा तो उसके अलग अलग मान के लिए बहुत सारे वक्र या कर्व प्राप्त होंगे, तो उसे क्या कहेंगे? वक्र कुल या फैमिली ऑफ कर्व्स कहेंगे। लेकिन बोले सर लिखना चाहें तो कैसे लिखें इसको नॉर्मल? अब देखो आप देख रहे होंगे कि वक्र कुल या फैमिली ऑफ कर्व्स में एक तो फंक्शन किसका है? x का ही है, एक फंक्शन किसका है? ये y का, और एक वैल्यू किसकी बदल रही है? अल्फ़ा की, इक्वल टू कितना? 0। तो नॉर्मली जब वक्र कुल या फैमिली ऑफ कर्व्स को लिखेंगे तो एक्स वाई तो होगा ही होगा, उसमें कोई अल्फ़ा या एम या कोई बीटा क्या होगा? उसके अंदर प्राचल या क्या होगा? पैरामीटर होगा। तो ये यहाँ तक हमने क्या सीखा कि कोई भी आपके पास वक्र कुल दिया रहेगा, वक्र कुल का मतलब जिससे बहुत सारे कर्व या वक्र आपको प्राप्त होंगे, पहली चीज़, और उसमें जिसके कारण प्राप्त होंगे उसे हम क्या कहेंगे? प्राचल या पैरामीटर कहेंगे। और लिखना हो तब इस तरीके से लिख देंगे, चाहे यहाँ अल्फ़ा लिख दो चाहे यहाँ एम लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो हमारे पास क्या बन गया अभी तक? क्या बना? अरे क्या बना? वक्र कुल या क्या बना? फैमिली ऑफ कर्व्स बन गया। तो लिखना चाहो तो लिख लो एक दो लाइन, है ना, जिससे याद रहेगा, फिर एनवलप पे बात करेंगे। लिख लो पहले, हेडिंग लगा लो वक्र कुल, हेडिंग लगा लो। एनवलप तो मेन हेडिंग है ही अपना, और यहाँ लगा लो हेडिंग वक्र कुल या फैमिली ऑफ कर्व्स, या वक्रों का कुल लिख लो, वक्रों का कुल या फैमिली ऑफ कर्व्स। इसमें लिखिए यदि 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 किसी वक्र का समीकरण, यदि किसी वक्र का समीकरण, यदि किसी वक्र का समीकरण एफ एक्स वाई कॉमा अल्फ़ा इक्वल टू 0, यदि किसी वक्र का समीकरण एफ एक्स वाई कॉमा अल्फ़ा इक्वल टू 0, इसमें अचर अल्फ़ा को, इसमें अचर अल्फ़ा को भिन्न भिन्न स्वैच्छिक संख्यात्मक मान, इसमें अचर अल्फ़ा को भिन्न भिन्न स्वैच्छिक संख्यात्मक मान, भिन्न भिन्न स्वैच्छिक संख्यात्मक मान प्रदान किए जाएं, भिन्न भिन्न स्वैच्छिक संख्यात्मक मान प्रदान किए जाएं, तो भिन्न भिन्न मान के लिए मान प्रदान किए जाएं,
तो भिन्न भिन्न मान के लिए भिन्न भिन्न वक्र प्राप्त होंगे। तो भिन्न भिन्न मान के लिए भिन्न भिन्न वक्र प्राप्त होंगे। तो भिन्न भिन्न मान के लिए भिन्न भिन्न वक्र प्राप्त होंगे। इन सभी वक्रों को वक्रों का कुल कहते हैं। इन सभी वक्रों को वक्रों का कुल कहते हैं। इन सभी वक्रों को वक्रों का कुल कहते हैं तथा अल्फा को इन सभी वक्रों को वक्रों का कुल कहते हैं तथा अल्फा को इस कुल का प्राचल कहते हैं। तथा अल्फा को इस कुल का प्राचल कहते हैं। तथा अल्फा को इस कुल का प्राचल कहते हैं। तथा अल्फा को इस कुल का प्राचल कहते हैं। If equation f(x, y) alpha equal to 0, if equation f(x, y) alpha equal to 0 of any curve, then for arbitrary values of constant alpha, we obtain different curves. We obtain different curves for the different values of alpha. For the different values of alpha, then this family is known as family of curves. Then this family is known as family of curves. And alpha is known as parameter. Its parameter. यहाँ तक बात ठीक है। मैं अनवलोप पे पहुँचने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वक्र कुल या फैमिली ऑफ कर्व्स होगी। और जिस कांस्टेंट के अलग अलग मान रखने से क्या प्राप्त होंगे? अलग अलग वक्र प्राप्त होंगे। उन सब से मिला के क्या बनेगा? वक्र कुल बनेगा। और उस कांस्टेंट या उसको क्या कहेंगे? प्राचल या पैरामीटर कहेंगे। अब बात किस पे करते हैं? देखो कि सर अनवलोप क्या होता है। अनवलोप क्या होगा? देखो अब किसकी बात करेंगे हम? अनवलोप की। कि अनवलोप क्या होगा? जैसे हमारे पास कोई भी एक वक्र कुल दिया होगा। क्या दिया होगा? कोई भी वक्र कुल। अब मान लो उस वक्र कुल से कोई बहुत सारी रेखाएं प्राप्त हो रही हैं। ऐसे मान लो ये बहुत सारी रेखाएं प्राप्त हो गई प्राप्त। क्या हो गई? बहुत सारी रेखाएं प्राप्त हो गई आपके पास। ठीक है, नॉर्मल समझने के अनुसार देखना। अब इस वक्र कुल के लिए एक ऐसी रेखा लानी पड़ेगी, एक ऐसा वक्र ढूंढना पड़ेगा आपको। उसे हम क्या कहेंगे? अनवलोप कहेंगे। भाई वक्र कुल के अंदर या फैमिली ऑफ कर्व में तो बहुत सारे वक्र या कर्व हैं। अब हमें एक वक्र ऐसा ढूंढना है जो क्या कहलाएगा? अनवलोप। उसके लिए क्या होना चाहिए उसमें? कि जो ये वक्र आपको ढूंढना है वो इन सबको क्या करता हो? स्पर्श करता हो। इन सबको क्या करता हो? स्पर्श करता हो। इन सबको क्या करेगा? वो स्पर्श करेगा। और ये जो वक्र बनेगा इसके अंदर एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं आएगा, सिर्फ वही पॉइंट आएंगे। उन्हीं पॉइंटों से मिलके ये वक्र बनेगा जो क्या होंगे? किसी न किसी का क्या होंगे? अरे किसी न किसी वक्र का क्या होगा? स्पर्श बिंदु। भाई मान लो ये कोई वक्र आया आपके पास अनवलोप में, ऐसे मान लो। तो ये अनवलोप का जो वक्र बना है वो बिंदुओं से मिलके तो बना है। भाई कोई भी वक्र या कर्व बनता है वो किससे मिलके बनता है? बिंदु या पॉइंट से। अब ये जितने बिंदुओं से मिलके बना है ये सारे के सारे बिंदु या पॉइंट किसी न किसी वक्र के क्या हैं? अरे किसी न किसी वक्र के क्या हैं? स्पर्श बिंदु। तो क्या अनवलोप का वास्तविक मीनिंग क्या होगा? कि कोई भी एक वक्र कुल होगा, उस वक्र कुल या फैमिली ऑफ कर्व के लिए एक ऐसा वक्र होगा जो इन सबको क्या करे? स्पर्श करे। और ये जो स्पर्श करने वाला वक्र है इसका प्रत्येक बिंदु किसी न किसी वक्र का क्या होगा? स्पर्श बिंदु। तो इस वक्र को हम क्या कह देंगे? इस वक्र को हम क्या कह देंगे? अनवलोप कह देंगे। अब अनवलोप में देखो डायग्राम बनना तो संभव होता नहीं है। भाई कितने एक रेखाएं बनाए? भाई कितनी रेखा खींचूं मैं? ऐसे बहुत सारी बनेंगी इसमें तो वक्र कुल में। तो समझने के लिए हम नॉर्मल सा बना लेते हैं कि भाई ये फैमिली हो गई और इस फैमिली के लिए क्या होगा? एक ऐसा वक्र जो इन सबको क्या करे? स्पर्श करे। और इस वक्र के जितने भी बिंदु हैं वो किसी न किसी फैमिली वाले के क्या हैं? स्पर्श बिंदु या क्या हैं?
टच करने वाला पॉइंट होगा। तो लिखो डेफिनेशन इसकी। एनवलप लगा ली हेडिंग, लिखिए वह वक्र जो किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है, प्रत्येक सदस्य को स्पर्श करता है तथा स्वयं प्रत्येक बिंदु पर वक्र कुल के किसी न किसी सदस्य के द्वारा स्पर्श किया जाता हो, किसी न किसी सदस्य द्वारा स्पर्श किया जाता हो, तो वह उस कुल का अन्वलोप कहलाता है। ए कर्व, इंग्लिश में लिख लो, ए कर्व विच टचेज every member of family of curves, and this curve itself is a curve in which every point is touched by any member of family of curves, then this curve is known as envelope ऑफ द फैमिली। क्लियर है मीनिंग एनवेलोप का? अब बोले सर अभी तक तो मतलब सीखा कि एनवेलोप होता क्या है, अब एनवेलोप जब कोई सवाल देगा तो उसका एनवेलोप ज्ञात कैसे करेंगे। तो अब आगे लिखो एनवेलोप ज्ञात करना, हेडिंग लगाओ, आगे लिखिएगा एनवेलोप ज्ञात करना, टू फाइंड एनवेलोप। एनवेलोप ज्ञात करना या टू फाइंड एनवेलोप, कि एनवेलोप ज्ञात कैसे करेंगे। तो एनवेलोप के लिए देखो आपको क्या देगा, एक वक्रों का कुल देगा फैमिली, और फैमिली ऑफ कर्व्स कैसे लिखा जाता है, जिसमें एक्स भी होगा, वाई भी होगा, और एक प्राचल या पैरामीटर क्या होगा, अल्फा इक्वल टू कितना होगा, 0। ऐसा ही सवाल देगा। ये क्या बन गया आपके पास, वक्रों का कुल, या इसे हम क्या कहेंगे, फैमिली ऑफ कर्व्स कहेंगे। अब इस फैमिली ऑफ कर्व्स का आपको क्या पूछेगा, एनवेलोप बताइए इसका। तो एनवेलोप जब पूछे तो आपको क्या करना है, इसका अल्फा के सापेक्ष क्या करना है, आंशिक अवकलन, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू अल्फा। अल्फा के सापेक्ष क्या करना है, आंशिक अवकलन। अल्फा के सापेक्ष करेंगे तो बेटा एक्स और वाई किसकी तरह काम करेंगे, कांस्टेंट की तरह। अल्फा के सापेक्ष आपको क्या करना है, आंशिक अवकलन। तो अल्फा के रेस्पेक्ट में जब आंशिक अवकलन करेंगे तो न तो एक्स का होगा न ही वाई का होगा, सिर्फ किसका होगा, जहां अल्फा होगा उसका क्या करना है, आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन। मतलब ऐसा करना आपको, डेल अपॉन डेल अल्फा किसका करना है, एफ एक्स वाई, अल्फा वाला जो सवाल दिया उसका अल्फा के रेस्पेक्ट में क्या करना है, आंशिक अवकलन, और इक्वल टू कितना आ गया, 0। कितने समीकरण हो गए आपके पास, 2। एक तो जो सवाल देगा वो, और एक हमने अल्फा के सापेक्ष क्या कर लिया, आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लिया। कितने इक्वेशन हो गई, 2। इन दोनों इक्वेशन को चाहे जोड़ो घटाओ, इसका मान इसमें रखो, इसका इसमें रखो, चाहे कुछ भी करो,
लेकिन हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि अल्फ़ा को क्या करना है, गायब करना है, अल्फ़ा को विलोपन करना है, एलिमिनेट करना है। इन दोनों समीकरणों को आपस में हल करके किसको हटाना है, अल्फ़ा को। अल्फ़ा हटने के बाद किस में समीकरण बचेगा, एक्स और वाई में। तो अल्फ़ा हटने के बाद जो एक्स और वाई में जो समीकरण बचेगा वही समीकरण क्या होगा, अनवलोप होगा। तो कर लो नोट, इसको नीचे लिख देता हूँ। इस समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 1 तथा 2 को हल कर अल्फ़ा का विलोपन करने से, को हल कर अल्फ़ा का विलोपन, विलोपन का मतलब अल्फ़ा हट जाना चाहिए, अल्फ़ा का विलोपन करने से क्या मिलेगा आपको, अनवलोप का समीकरण, करने से अनवलोप प्राप्त होगा। यह है सबसे बेसिक मेथड अनवलोप फाइंड करने का, कि एक इक्वेशन देगा, उसका अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो, जो भी प्राचल या पैरामीटर होगा, और उसके बाद में क्या करेंगे, उसको हटा देंगे आपस में सोल्व करके। तो जो एक्स वाई में समीकरण बचेगा वही क्या कहलाएगा, अनवलोप। मेथड आया समझ में सबके, कि क्या करना है, सवाल दिया होगा, जो भी प्राचल होगा, किसी में अल्फ़ा होगा, किसी में बीटा होगा, किसी में एम होगा, जो भी होगा उसके सापेक्ष आंशिक अवकलन या क्या करना, पार्शियल डिफरेंशिएशन। एक समीकरण देगा, एक हमें प्राप्त हो जाएगा, और दोनों को आपस में मान रख के, जोड़ के, घटा के, कुछ भी करके अल्फ़ा को क्या करना है, हटाना है, और जो एक्स वाई में समीकरण बचेगा वही क्या होगा, प्राचल या पेरीमीटर होगा, अनवलोप बन जाएगा, है ना। अब लिखिएगा सवाल इसमें। क्वेश्चन लिखिएगा, आपको दे रखा है रेखाओं का कुल, रेखाओं का कुल मतलब फैमिली ऑफ लाइंस, रेखाओं का क्या दिया हुआ है, कुल, फैमिली ऑफ लाइंस। क्या दिया हुआ देखो, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, एक्स कोस अल्फा प्लस दिया हुआ आपको वाई साइन अल्फा, और इक्वल टू दिया हुआ है ए। रेखाओं का कुल या फैमिली ऑफ लाइंस दे रखी हैं, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू ए, और आगे लिख रखा है इसने कि जहाँ अल्फ़ा क्या है भाई, यहाँ पे प्राचल या पैरामीटर है, अल्फ़ा क्या है, प्राचल या पैरामीटर है, तथा ए क्या है, कोई भी अचर या कांस्टेंट है। ए क्या है आपके पास, कोई भी अचर या कांस्टेंट है। तो आपसे पूछा है तो अनवलोप ज्ञात कीजिए या फाइंड इट्स अनवलोप, करो देखे कोशिश, तो अनवलोप ज्ञात कीजिए। हैं, ठीक है।
हाँ भाई, क्या आ रहा है सबका? देखो सीधा सा कंसेप्ट है भी, क्या करेंगे यहाँ से देखो। सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो क्या दिया हुआ है, एक्स कोस अल्फ़ा और प्लस दिया हुआ वाई साइन अल्फ़ा और इक्वल टू कितना दिया हुआ है ए। ये तो इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फर्स्ट। उसके बाद में क्या सीखा, अल्फ़ा के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। भाई जो प्राचल होगा उसी के सापेक्ष तो करेंगे, तो अल्फ़ा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अल्फ़ा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, अल्फ़ा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू अल्फ़ा, अल्फ़ा के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर। अब देखो अल्फ़ा के साथ करूँगा तो एक्स का तो होगा नहीं बेटा, कोस अल्फ़ा का होगा, तो कितना होगा, माइनस का साइन अल्फ़ा। इसके बाद वाई का तो होगा नहीं, साइन का कितना होगा, कोस अल्फ़ा, और ए का कितना हो गया, ज़ीरो। इक्वेशन नंबर क्या आ गई, सेकंड। अब दो इक्वेशन हो गई, दोनों को आपस में सोल्व करेंगे और क्या हटना चाहिए, अल्फ़ा। अब देखो साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा आ रहा है, तो देखो दो तरीके होते हैं हटाने के। या तो यही सवाल थोड़ी करना है, स्क्वायर कर देंगे जोड़ देंगे, है ना। यही सवाल थोड़ी करना है कि भाई सब में स्क्वायर कर देंगे। भाई पैरामीटर या प्राचल, या तो देखो डायरेक्ट क्या होगा, दो तीन तरीके दिमाग में चलने चाहिए हर सवाल के लिए आपके पास। या तो जैसे साइन कोस का सवाल है तो अगर पद बराबर आते हैं, ऊपर साइन कोस है नीचे भी क्या है साइन कोस, दो ही पद आ रहे हैं और इनके कोफिशिएंट सेम आते हों, मतलब प्लस माइनस तो चल जाएगा, लेकिन एक्स है तो यहाँ एक्स, वाई है तो वाई, तब तो स्क्वायर करके जोड़ेंगे, तब तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, एक तरीका तो ये है नॉर्मली। दूसरा तरीका ये है कि भाई इन दोनों को डायरेक्ट ही कोई प्लस माइनस कर लें, कुछ डायरेक्ट क्या कर लें, प्लस माइनस। एक तरीका ये होता है कि अल्फ़ा हटेगा कैसे, तो कहीं ना कहीं से अल्फ़ा का क्या लिया हो, मान या वैल्यू ले आओ। अल्फ़ा की क्या लिया है, मान या वैल्यू। मान लो ऊपर से सोल्व कर लाए या इन दोनों को सोल्व कर लिया और अल्फ़ा की वैल्यू मान लो क्या आ गई, π/2 आ गई। क्या लिया है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या लिया है, π/2। अब वो जो वैल्यू आ गई उस वैल्यू को रख देंगे, उस वैल्यू को इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो जो अल्फ़ा की वैल्यू आई मान लो कितनी आ गई, π/2। तो दो तीन तरीके हैं भाई। अब ऐसा तो है नहीं कि हर सवाल किसका होगा, साइन कोस का ही होगा कि स्क्वायर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। साइन कोस जब दोनों पद आ जाते हैं थोड़ा देख लेंगे। अब मान लो इसमें तो फिर भी एडजस्ट हो रहा है, अब नहीं होता तो यहाँ से मैं क्या बनाता, इस वाले से 10 बनाता, इसको उधर भेज के मैं क्या बनाता, 10 अल्फ़ा, और 10 अल्फ़ा से फिर किसकी वैल्यू निकालता, अल्फ़ा की, और उस अल्फ़ा की वैल्यू को फिर मैं और कहीं काम में लेता। समझ आ रही है बात सबको। मैं यहाँ से क्या बना लेते, 10 अल्फ़ा, और 10 अल्फ़ा से अल्फ़ा की वैल्यू से या 10 अल्फ़ा बन गया, तो 10 अल्फ़ा बनते ही क्या साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा ज्ञात कर सकते हो, क्या कर सकते हैं भाई। 10 अल्फ़ा मिल जाएगा यहाँ से, जैसे इसको इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 अल्फ़ा, और 10 अल्फ़ा जब मिल जाएगा तो 10 से क्या ज्ञात कर सकते हैं, साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। तो वो साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा ज्ञात करके यहाँ क्या रख देते, वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में चलनी चाहिए कि डायरेक्ट कुछ मिल रहा है या स्क्वायर करके जोड़ने से कुछ हो रहा है या अल्फ़ा का मान निकालना पड़ेगा, तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलनी चाहिए। अब इस सवाल में तो क्या करेंगे, समीकरण एक का क्या करेंगे बेटा, स्क्वायर, और दो का भी क्या करेंगे, स्क्वायर, और क्या कर लेंगे, प्लस। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ कितना होगा, कोस स्क्वायर। यहाँ जैसे स्क्वायर करेंगे माइनस तो प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा। फिर क्या होगा, इसका स्क्वायर होगा तो कितना होगा, वाई स्क्वायर, और ये कितना हो गया आपके पास, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर, और ये कितना हो गया, कोस स्क्वायर अल्फ़ा। जब होल स्क्वायर करते हैं तो बीच में एक पद आता है 2ab, तो इसमें तो 2ab किसका आएगा, प्लस का, और इसमें एक माइनस का है तो 2ab किसका आएगा, माइनस का। तो जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 2ab वाला पद क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इक्वल टू में कितना बच जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 0 का स्क्वायर, तो ये 1 हो गए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, ए स्क्वायर। तो ये क्या मिला आपको, अनवलोप। अब देखो अनवलोप ऐसे डायरेक्ट समीकरण भी दे सकता है और इसके ऑप्शन भी दे सकता है कि वृत्त बनेगा, रेखा बनेगी, परवलय बनेगा, अति परवलय बनेगा। तो क्या है ये, वृत्त या सर्किल जिसका सेंटर कहाँ,
0,0 और त्रिज्या रेडियस कितनी है a। करो देखें नोट। तो डायरेक्ट ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है और ऑप्शन इस तरीके से भी दे सकता है कि दीर्घवृत्त होगा, वृत्त होगा, परवलय होगा, पैराबोला होगा। तो इस तरीके के ऑप्शन भी आपको दे सकता है। कर लिया नोट सबने? करो देखिए, है ना। लिखिए अगला सवाल भी, सबने लिख लिया ना? चलो सवाल लिखिए, उन व्रतों का अन्वलोप ज्ञात कीजिए। उन व्रतों का अन्वलोप ज्ञात कीजिए। उन व्रतों का अन्वलोप ज्ञात कीजिए। उन व्रतों का अन्वलोप ज्ञात कीजिए जो दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की ध्रुवांतर रेखाओं को, ध्रुवांतर रेखा मतलब पोलर लाइन के ध्रुवांतर रेखाओं को व्यास या डायमीटर मान के खींचे गए हों। ध्रुवांतर रेखाओं को व्यास या डायमीटर मानकर खींचे गए हैं। कि उन सर्किल का आपको अन्वलोप ज्ञात करना है जो दीर्घवृत्त या एलिप्स की पोलर लाइन या ध्रुवांतर रेखा है, उनको क्या मान के खींचे गए हैं? व्यास या डायमीटर मान के खींचे गए हैं। किसका अन्वलोप ज्ञात करना भी? दीर्घवृत्त का। सवाल तो पढ़ लो एक बार, पढ़ो देखिए क्या लिखा हुआ है। अब सवाल में कह रखा है वृत्तों का अन्वलोप, तुम कह रहे हो दीर्घवृत्त का है। देखो दो तरीके के सवाल होते हैं अन्वलोप में। एक तो वो सवाल होते हैं जिसमें आपको सब कुछ देगा अगला, जैसे पिछले सवाल में दिया था कि ये तो हमारा फैमिली ऑफ कर्व है, डायरेक्ट ये लो और ये आपको करना था, ठीक है। अब इसी को ऐसे कह रखा अगले ने कि जो पिछले सवाल में जो डायरेक्ट समीकरण दिया था वो इस सवाल में समीकरण नहीं दिया, और उस समीकरण को किस में कह दिया उसने? भावनाएं व्यक्त कर दी है ना आपके सामने कि वो व्रत बनाओ पहले। तो अनवलप तो छोड़ो भाई, क्या काम क्या करना? अनवलोप ज्ञात किसका? व्रत का। तो पहले क्या लाओ? व्रत तो लाओ पहले भाई। पिछली बार तो आपको डायरेक्ट रेखा का कुल दे दिया था कि लो, और हमने ले लिया था ना। इस बार ये कहता है कि अनवलोप बाद की बात है, पहले क्या लाओ? व्रत। अब वो व्रत बनेगा कैसे कैसे वो बातें उसने बता रखी हैं भाई। एक तो खुद ही बना के दे देता आपको कि ऐसा ऐसा व्रत बनेगा, ये इसका समीकरण है। दिया था ना पिछले सवाल में कि डायरेक्ट समीकरण दिया था कि ऐसी रेखा है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। लेकिन इस बार आपको अनवलोप से पहले क्या लाना पड़ेगा? व्रत या सर्किल। अब वो व्रत या सर्किल बनेगा कैसे उसके बारे में उसने सारी बातें दे रखी हैं। अब देखो ये व्रत कैसे बनेगा? दीर्घ व्रत। तो पहले तो हमें दीर्घ व्रत पता होना चाहिए। तो देखो ये हो गया आपके पास आपका दीर्घ व्रत, एलिप्स हो गया,
ठीक है। दीर्घवृत्त की ध्रुवांतर रेखा, यह क्या हुई? पोलर लाइन। तो ध्रुवांतर रेखा क्या होती है भाई? अरे ध्रुवांतर रेखा क्या होती है? हैं? ध्रुवांतर रेखा या पोलर लाइन क्या होगी? ये सारी रेखाएं, इसे क्या कहते हैं? ध्रुव या पोल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ध्रुव या पोल। जिसको हम पहले कार्तीय निर्देशांक में क्या कहते हैं? मूल बिंदु। उसको ही ध्रुवीय या पोलर में आते ही क्या कहते हैं? ध्रुव या पोल कहने लग जाते हैं। तो वो रेखा जो ध्रुव या पोल से गुजरती हो, तो ये कौन सी रेखा हो गई? ध्रुवांतर। चाहे इधर बना लो, इधर बना लो, कहीं भी बना लो, ये सारी कौन सी रेखाएं? ध्रुवांतर रेखा या पोलर लाइन। अब कहता है कि इस ध्रुवांतर रेखा को क्या मानना है? व्यास। मतलब इस ध्रुवांतर रेखा को व्यास मानते हुए ऐसा ये व्रत बनेगा आपके पास। यही बनेगा भाई, यही तो व्रत या सर्किल की बात हो रही है। अब बोले सर फैमिली कहाँ बनी? फैमिली तो है, मैंने ये ध्रुवांतर रेखा खींची, कोई ये खींचेगा, कोई ये खींचेगा, कोई इधर खींचेगा, सब पे क्या बनेगा? व्रत। तो व्रत की जगह क्या आ जाएगा? व्रत तो आ जाएगा, व्रतों का क्या बन जाएगा? कुल या फैमिली बन जाएगी। अब एक तो बनाए, फैमिली तो बाद में बनती रहेगी, है ना। अब यहाँ से देखो, ये व्रत का समीकरण चाहिए अपन को। तो ये कितना होता है? मूल बिंदु। तो ये पॉइंट कितना है? 0 0। इसके बाद में दीर्घवृत्त पर दूसरा पॉइंट ये किसके ऊपर है? दीर्घवृत्तीय एलिप्स के ऊपर। दीर्घवृत्तीय एलिप्स के ऊपर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा। सुना होगा ना? नहीं सुना तो सुन लो, याद कर लो भी, है ना। दीर्घवृत्त पे किसी भी बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा। कहीं भी बनाओगे नॉर्मल पॉइंट का निर्देशांक या कोऑर्डिनेट लेने हैं तो क्या होगा? a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा। थीटा कहाँ होगा? ये एंगल कितना है? थीटा। अब मैंने ये व्यास है आपका, व्यास के दोनों सिरे आ गए भाई। अब इसको बाहर निकाल लो चाहे इसमें से। यही तो व्रत का समीकरण चाहिए आपको। इसका ये व्यास है। एक सिरा तो कितना है? 0,0, और एक सिरा कितना है? a cos थीटा कॉमा b साइन थीटा। अब इस व्रत का समीकरण क्या होता है? जब किसी व्रत के व्यास के दोनों सिरे दिए हुए हों तो उस व्रत की इक्वेशन क्या होगी? ये भी महाभारत है अपने साथ है। फिर एक एक पॉइंट आया उसमें, तो बाकी पॉइंट कहाँ चले गए बताओ? बताओ भी बाकी पॉइंट कहाँ चले गए भाई? क्या होगा? x इंटू नहीं x माइनस x1, फिर होता है x माइनस x2, फिर होता है y माइनस y1, और y माइनस कितना? y2, और इक्वल टू कितना? 0। x माइनस x1, एक पॉइंट को x1 कह दो, ये क्या कहलाएगा? x2। ये क्या होगा? y1। ये क्या होगा? y2। अब देखो, अभी तक तो व्रतों का समीकरण ही लिख रहे हैं, या व्रत का लिख लो, चलो अपन को तो एक ही बात है। कितना होगा? देखो आ जाओ सवाल पे। x माइनस कितना है? 0, और अगला कितना है? x माइनस कितना बेटा? a cos थीटा, और प्लस y माइनस 0, और y माइनस कितना होगा? b साइन थीटा, और इक्वल टू कितना? 0। अब इसको ठीक सोल्व करते हैं, देखो क्या बनेगा। ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस कितना है? ax cos थीटा, और प्लस वाई स्क्वायर, और प्लस कितना हो गया? या माइनस ही होगा ना, बी वाई साइन थीटा, और इक्वल टू कितना हुआ? 0। ठीक है। अब इसको चाहो तो ऐसे लिख दो, ax cos थीटा प्लस बी वाई साइन थीटा, और इक्वल टू कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो पिछली बार समीकरण सवाल वाले ने डायरेक्ट दिया था, इस बार वो हमने बनाया है। ठीक है, अभी तक तो वहीं पहुंचे, सवाल पे ही है ना, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। ठीक है, कि व्रत या सर्किल है, क्या है आपके पास? व्रत या सर्किल। तो अभी तो कहाँ पहुंचे हैं? कहाँ पहुंचे? सर्किल पे। काम क्या था? अन्वलोप। अब इसका क्या ज्ञात करना आपको? अन्वलोप। अन्वलोप ज्ञात करने के लिए किसकी जरूरत होती है? प्राचल या पैरामीटर। अब इस सवाल में तो कहीं दे नहीं रखा अगले ने कि प्राचल कौन है, तो कौन होगा पैरामीटर बताओ? क्यों होगा? थीटा। कोस के साथ लगा हुआ इसलिए थीटा होगा, है।
भाई नए नए, भाई प्राचल या पैरामीटर का मतलब है कि क्या आने चाहिए, नए नए समीकरण प्राप्त होने चाहिए। अब नए नए समीकरण, मान लो मैंने ध्रुवांतर रेखा यहाँ ली है, किसी ने यहाँ ले ली तो उस पर व्रत बनेगा, किसी ने यहाँ ले ली, तो ये ध्रुवांतर रेखा आगे पीछे किसके कारण हो रही है, नए नए व्रत किसके कारण प्राप्त हो रहे हैं, थीटा के कारण। अरे भाई किसके कारण प्राप्त हो रहे हैं, थीटा के कारण। उसी को तो प्राचल कहा था कि जिसके मान बदलने से हमें नए नए क्या प्राप्त हो, वक्र या कर्व प्राप्त हो। तो यहाँ नए नए व्रत कब प्राप्त होंगे, मान लो मैं यहाँ खींच लूँ इसको, तो ये थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, तो थीटा के अब इस पे दूसरा व्रत बन जाएगा। तो थीटा क्या होगा इस सवाल का, प्राचल्य क्या होगा, पैरामीटर। अब यहाँ तक नोट कर लो, इसके बाद तो सोल्व कर ही लोगे। करो देखिए। अब ये बेसिक सी बातें भाई, ये कोई सीखने से थोड़ी सिखाई जाएंगी। अब जैसे आज यहाँ सीख गए, व्रत का समीकरण है, व्रत का समीकरण हमें नहीं पता तो इसको सीखना चाहिए, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो सीखना चाहिए। फिर दीर्घ व्रत है तो दीर्घ व्रत के किसी बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे, ये तो बहुत छोटी बातें हैं एकदम, ये तो आनी चाहिए, इतनी क्लास पढ़ के आए हो। बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है, बड़ा हो रहा है। भाई थीटा प्राचल है तो कहाँ समस्या है, सवाल आसान ही था। भाई थीटा प्राचल है तो क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन। थीटा के सापेक्ष क्या करेंगे बेटा, आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब थीटा के सापेक्ष करेंगे तो कितना होगा, माइनस ए एक्स, न ए का होगा न एक्स का होगा, कॉस थीटा का होगा कितना, माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया माइनस साइन थीटा, न बी का होगा न वाई का होगा, साइन का होगा कॉस थीटा। जब थीटा के साथ करता हूँ तो एक्स वाई सारे क्या रहते हैं, कांस्टेंट, तो एक्स और वाई का कितना होगा, ज़ीरो। अब ये इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए, इसको इक्वेशन क्या कह दो, सेकंड। अब सेम आ रहा है, अभी पीछे तो बता के आया था ए एक्स साइन कॉस कॉस साइन, तो स्क्वायर करके क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये हो गया इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, तो क्या बन गया, ए एक्स का होल स्क्वायर और प्लस कितना हो गया, बी वाई का होल स्क्वायर। भाई ये तो 1 हो जाएंगे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और इक्वल टू कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। करो देखें नोट। तो कई बार सवाल डायरेक्ट दे देगा,
और कई बार जो बातें लिखी हुई होंगी उनसे समीकरण हमें खुद को बनाना पड़ेगा। जैसे इसमें कह रखा है कि दीर्घवृत्त लेके चलना था, दीर्घवृत्त लेके चल के क्या वृत्त या सर्किल बनेगा, व्यास मानना है किसको, ध्रुवांतर रेखा को। तो समीकरण हमें खुद से ही बनाना पड़ सकता है और समीकरण अगला दे भी सकता है। लिखे अगला सवाल। सोल्व कर लो इसको, क्या बन जाएगा, एलिप्स ही बढ़ना चाहिए। स्क्वायर कहाँ लगा दें, क्या भाग लगाए इसमें, किसका भाग लगाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का ना, फिर दीर्घवृत्त कैसे बनेगा। देखो अगला सवाल। उन व्रतों का अन्वलोप ज्ञात कीजिए, उन व्रतों का अन्वलोप ज्ञात कीजिए उन व्रतों का अन्वलोप ज्ञात कीजिए जो सदैव दीर्घवृत्त या एलिप्स, जो सदैव दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के केंद्र से होकर गुजरते हैं, के केंद्र से होकर या सेंटर से पास आउट होते हैं, के केंद्र से होकर गुजरते हैं, केंद्र से होकर गुजरते हैं, केंद्र से होकर गुजरते हैं तथा उनका केंद्र दीर्घवृत्त की परिधि पर है, तथा उनका केंद्र दीर्घवृत्त की परिधि या सरकमफ्रेंस पे, दीर्घवृत्त की परिधि पर है। क्या आपसे वो वृत्त या सर्किल का अन्वलोप पूछा है जो सर्किल दीर्घवृत्त एलिप्स के केंद्र से गुजरते हैं, और उन वृत्तों का जो केंद्र या सेंटर होगा वो कहाँ होगा, दीर्घवृत्त की परिधि पर। बनाओ कि वृत्त कैसा बनेगा, पहले तो किसकी जरूरत है, वृत्त के समीकरण की, उसके बाद बात आएगी अन्वलोप की। तो बनाओ, देख क्या क्या कह रहा है इसके अंदर। आसान है, ऐसा नहीं है बहुत टिपिकल कोई सवाल है, सारी चीज़ें पिछले सवाल में समझा के आया ही हूँ जिनकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ। देखो एनवलप में वैसे तो चित्र नहीं बनता, लेकिन अपन जो भी सवाल करेंगे वो चित्र से ही करेंगे। अब इसमें जो जो बात कहता है वो बनाते जाओ कि ये रेखा होगी, इस पे व्रत बनेगा, अपने आप दिख जाएगा ये दीर्घ व्रत होगा। ऐसे सोचने से समीकरण दिमाग में नहीं आएगा, है ना।
अभी देख लेते हैं, देखो 6 में 6। हाँ क्या आएगा बेटा? फोर। हाँ ये ठीक है। भाई अब क्या कर सकते हैं, देखो बोर्ड पे देखो कम से कम, है ना। ये बना लेते हैं दीर्घवृत्तीय इलिप्स, बना लिया। ये बन गया अपने पास दीर्घवृत्तीय इलिप्स। यहाँ से चलना है दीर्घवृत्त के केंद्र, ये इसका केंद्र या सेंटर हो गया, से होकर गुजरते हो। ठीक है, इस सेंटर से गुजार देंगे। यही तो कहता है कि सेंटर से गुजरते हैं, तो सेंटर से गुजार देंगे। ढूंढने क्या आपको, वृत्त या सर्किल बनाना है। अब वृत्त या सर्किल, एक तो ये कह रहा है कि किससे गुजरेगा, इसके सेंटर से, तो इधर से गुजार देंगे। अब जो वृत्त या सर्किल बनेगा, उस वृत्त या सर्किल का केंद्र कहाँ होगा, दीर्घवृत्त की परिधि या सरकमफ्रेंस पे होगा। तो यही तो होती है दीर्घवृत्त की परिधि, यहाँ ये किसका सेंटर होगा, वृत्त का। अब इसको सेंटर मान के वृत्त बनेगा और इससे गुजरेगा, तो ऐसा ही कोई वृत्त बनेगा आपके पास भाई, जो इससे भी गुजरेगा और ये उसका क्या होगा, सेंटर होगा, और ये उसकी क्या होगी, अरे ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। जो वृत्त या सर्किल बनेगा, यही तो कहता है इसके अंदर कि सर वो वृत्त या सर्किल बनेगा जो दीर्घवृत्त या जो इलिप्स है आपके पास, उसके सेंटर से गुजरेगा, तो इससे गुजार रहा हूँ। और जो वृत्त बनेगा उसका खुद का केंद्र कहाँ होगा, दीर्घवृत्त की परिधि पर, तो ये वृत्त का सेंटर है। तो इसको सेंटर मानते हुए, इसको सेंटर मानते हुए हमने ये वृत्त बना लिया, यही वृत्त बना आपका। और ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या। ये पॉइंट तो सबको पता है 0,0, ये पॉइंट भी पता है कितना, a cos थीटा, b साइन थीटा। अब बाहर निकाल लेते हैं इस वृत्त को। ये वृत्त है आपके पास, ये तो इसका सेंटर है, ये त्रिज्या हो गई। ये कितना सेंटर है, a cos थीटा, b साइन थीटा। और ये पॉइंट कितना है, 0, 0 मान लो। अरे 0, 0 ही तो है ये पॉइंट त्रिज्या का। या इधर बनाऊं, त्रिज्या इधर अलग हो जाए, इधर अलग हो जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया सेंटर, सेंटर आपको पता, ये पॉइंट आपको पता। अब इस वृत्त का समीकरण क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये h का काम करेगा, ये k का, और r का मतलब ये दूरी या डिस्टेंस होगी। तो ये डिस्टेंस ज्ञात करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि दिया हुआ 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो दूरी तो ज्ञात करनी पड़ेगी। दूरी का फॉर्मूला तो आता होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या लगता है, अंडर रूट। तो देखो वृत्त का समीकरण, इक्वेशन ऑफ सर्किल, x माइनस एच, एच का मतलब कितना है, a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का मतलब है b साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या कहता है, आर स्क्वायर। अरे क्या होता है, आर स्क्वायर। तो ये दूरी ज्ञात कर लेते हैं, कितना होगा, a cos थीटा माइनस कितना हुआ, 0 का स्क्वायर। ऐसे ही तो दूरी ज्ञात होती है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो ये हो गया b साइन थीटा कॉमा कितना, माइनस कितना, 0 का स्क्वायर, और ऊपर क्या लगता है, अंडर रूट। लेकिन यहाँ भी त्रिज्या का क्या होता है, स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्या हट गया, अंडर रूट। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो किसका समीकरण आ जाएगा, वृत्त का। और वृत्त के समीकरण का फिर क्या याद कर लेंगे, अनवलोप। तो देखो सोल्व कर लेते हैं इसको, कितना हुआ, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस कितना, ए एक्स कॉस थीटा, प्लस यहाँ से हो गया वाई स्क्वायर माइनस बी वाई, और ये कितना हो गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गए क्या, ये तो कैंसिल हो जाएगा। चलो दोबारा लिख देता हूँ एक बार, है ना, पूरा ही। भाई यही तो बनेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस
2ax और कितना हो गया cos थीटा प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना हो गया 2by और ये कितना हो गया साइन थीटा। ये ए स्क्वायर कोस स्क्वायर इधर से और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर तो क्या हो गया कैंसिल और इक्वल टू कितना हो गया 0। तो ये बन गया आपके पास, ये हो गया 2ax, या 2 को भी उधर भेज दें क्या, चलो। तो ये हो गया ax कोस थीटा प्लस by साइन थीटा और ये हो गया बेटा 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया वाई स्क्वायर। ये समीकरण बन गया आपके पास, किसकी इक्वेशन आ गई, वृत्त की। ठीक है, अब इसका क्या ज्ञात करना है, अनवलोप। तो अब तो वही काम है, थीटा के सापेक्ष क्या कर लेंगे अवकलन, और वो स्क्वायर करके क्या कर देंगे जोड़ देंगे। करो देखिए कितना, हमें बेसिक वृत्त बनाना था, ये तो बेसिक ही है, बस पढ़ने की तो ज़रूरत है, इसलिए तो कहता हूँ अनवलोप में चित्र पे चलते रहना आपको। वैसे तो अनवलोप में डायग्राम बनता नहीं है क्योंकि बहुत सारे होते हैं, लेकिन बहुत सारों से हमें कोई मतलब नहीं, हमें एक बन जाएगा तो उससे बनते रहेंगे बाकी। तो डायग्राम में कहता है कि दीर्घवृत्त पे आ गए, सेंटर कहता है तो सेंटर पे आ गए, फिर कहता है उसकी परिधि या सरकमफ्रेंस तो सरकमफ्रेंस पे आ गए, फिर सरकमफ्रेंस को सेंटर मान के क्या घुमाना था वृत्त, तो फिर वो वृत्त बन गया। ये है ना, तो ऐसे एक एक शब्द की वैल्यू है इसके अंदर सवाल में। डबल मतलब अच्छा, वो दूरी क्या, हाँ अनवलोप तो ज्ञात कर लोगे भी इसका, थीटा के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे अवकलन, और क्या कर लेंगे स्क्वायर करके जोड़ लेंगे दोनों को। देखो पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का ax साइन थीटा और प्लस का कितना हो गया by कॉस थीटा। मैं इन सबको मैं हमेशा थीटा वाले इधर रखता हूँ, बाकी इधर भेज देता हूँ, क्यों, क्योंकि आगे अवकलन किसके रेस्पेक्ट में होना है थीटा के, तो ये किसकी तरह काम करेंगे कांस्टेंट की तरह। तो कांस्टेंट अलग कर देते हैं अपन, तो कांस्टेंट का कितना हुआ 0। अब स्क्वायर करके ऐड कर लो, इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर प्लस इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर, तो कितना होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर से 4 हो जाएगा, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जो 4 होगा उसको इधर लगा देंगे। ये लो, अब कई बार क्या करता है कि ऐसा नहीं पूछता सवाल में कि अनवलोप ज्ञात करो, कई बार ऐसा कह देता है कि ये वक्र कुल दिया हुआ है और इसके सभी को स्पर्श करने वाला होगा, तो वो भी परिभाषा किसकी है अनवलोप की है। कई बार भाषा बदल देता है कि ये जो फैमिली बनेगी आगे लिख देगा कि ये जो फैमिली ऑफ कर्व्स दिया हुआ है, और आगे लिख देगा को स्पर्श करता है, और को का मतलब नीचे 4 ऑप्शन दे देगा कि किसको स्पर्श करेगा।
तो कोई स्पर्श करता है, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है? एनवलप पूछ रहा है। लिखें अगला सवाल, देखो अगला सवाल देखिए, दीर्घवृत्त एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दीर्घवृत्त एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के अर्ध संयुग्मी व्यासों सेमी कंजुगेट डायमीटर, अर्ध संयुग्मी व्यासों या सेमी कंजुगेट डायमीटर के अर्ध संयुग्मी व्यासों के सिरों को मिलाने वाली रेखा, व्यासों के सिरों को मिलाने वाली रेखा का अन्वलोप ज्ञात करो। अन्वलोप ज्ञात करो ऐसा भी पूछ सकता आपसे, या यहाँ से मिलाने वाली रेखा फिर लिख देगा को स्पर्श करती है और फिर 4 ऑप्शन दे ही देगा आपको। को स्पर्श करती है, फिर 4 ऑप्शन आ जाएंगे। एनवलप में वही 4 ऑप्शन आएंगे और इस तरीके से भी लिखेगा तो भी क्या करेगा, वही 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसने कहा है कि भाई एक दीर्घवृत्त लेना है और दीर्घवृत्त के क्या करने हैं, अर्ध संयुग्मी व्यास खींचने आपको, सेमी कंजुगेट डायमीटर। और अर्ध संयुग्मी व्यास खींचेंगे तो उनके जो सिरे होंगे उनको जो रेखा मिलाएगी, उस मिलाने वाली रेखा का क्या पूछा आपसे, एनवलप पूछा है, मतलब यही हुआ। तो इस बार ज़रूरत किसकी है पहले? अरे पहले किसकी ज़रूरत है? रेखा की ज़रूरत है। रेखा आएगी, जैसे पिछले सवालों में व्रत आया था वैसे, तभी तो क्या मिला था, एनवलप। अब पहले ज़रूरत किसकी है? रेखा की। देखो भाई कुछ जो छोटे मोटे शब्द काम आ रहे हैं, ये चाहे यहाँ सीख लेना, चाहे जब 2D 3D पढ़ाऊँ तब सीख लेना, जब आपकी इच्छा हो, लेकिन एक बार तो सीखने पड़ेंगे कि व्रत का समीकरण क्या होगा। चाहे मैं जिस दिन व्रत पढ़ाऊँगा उस दिन भी अगर याद नहीं है तो याद करना ही पड़ेगा, ये है ना। ऐसा तो नहीं कि व्रत पढ़ाते ही मैं व्रत चिपका दूंगा, है ना, ऐसा तो होगा नहीं, उस दिन भी याद करना पड़ेगा। जैसे आज 2 तरीके के व्रत सीख गए, एक तो सिंपल होता है ये सर्किल, एक उसका समीकरण सीख गए जिसके क्या दिए हुए हों, व्यास के दोनों सिरे, उसका समीकरण सीख गए। अब एक शब्द और सीख जाएंगे, क्या, अर्ध संयुग्मी व्यास या सेमी कंजुगेट। तो चाहिए आज इसका मतलब सीख लो, और चाहे महीने भर या 15 दिन 20 दिन जब पढ़ाऊँ उस दिन वो एक बार तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। चलो जी, अब देखो ये हमारे पास क्या बनाना है, दीर्घवृत्त, है ना। तो ये बना लिया हमने दीर्घवृत्त एलिप्स, ठीक है। ये कोई भी एक व्यास या डायमीटर खींच लेंगे, एंगल कितना है, थीटा, और ये कितना होता है बेटा, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। अब ये चाहे आज याद कर लेना, चाहे जिस दिन दीर्घवृत्त पढ़ाऊँ उस दिन याद कर लेना कि दीर्घवृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। परवलय पे स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, पैराबोला, ऐसे करके ऐसे बनता है ना, तो उस पे किसी बिंदु 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो ये जब आपकी इच्छा हो तब याद कर सकते हो ना, लेकिन करने आपको याद पड़ेंगे। अब देखो ये तो क्या खींच लिया, व्यास या डायमीटर। इसके बाद जब बात आती है किसकी, अर्ध संयुग्मी की। अर्ध संयुग्मी का मतलब है जो आपने खींचा उससे 90 डिग्री आगे बढ़ा दो, 90 डिग्री। यहाँ थीटा था तो यहाँ से 90 और बढ़ गए, तो यहाँ कितना हो गया बेटा, एंगल कितना हो गया, 90 प्लस थीटा। तो यहाँ ए कोस थीटा था, अब यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पॉइंट कितना होगा, ए कोस 90 प्लस कितना होगा थीटा, कॉमा ये कितना होगा, बी साइन 90 प्लस कितना होगा थीटा। भाई यहाँ से एंगल हमेशा, इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को क्या कहते हैं, इस लाइन को ध्रुवांतर रेखा कहते हैं, और इस लाइन को कहते हैं
प्रारंभिक रेखा या इनिशियल लाइन। भाई ये देखो, ये तो सब जानते ही हो, ये क्या होता है, मूल बिंदु। ये क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये तो किस में बात हो रही है, कार्तीय या कार्टेशियन में बात हो रही है। और ध्रुवीय या पोलर में क्या होता है, ध्रुवीय या पोलर में ये जो पॉइंट होता है इसको क्या कहते हैं, ध्रुव या पोल कहते हैं। ध्रुव या क्या कहते हैं, पोल। और एक ये जो रेखा होती है इसे क्या कहते हैं, प्रारंभिक रेखा, क्या कहते हैं, इनिशियल लाइन। और यहाँ से किसी भी पॉइंट पे जाते हैं, मान लो ये पी पॉइंट है, तो ये पी पॉइंट को कोई पूछे कि इसके निर्देशांक कितने हैं, तो यहाँ से दूरी कितनी है, आर, कितना एंगल बनाया इसने, थीटा, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, आर थीटा। और इसे क्या कहते हैं, इस रेखा को क्या कहते हैं, ध्रुवांतर रेखा कहते हैं, पोलर लाइन कहते हैं इसे। इसे क्या कहते हैं, ध्रुवांतर रेखा या पोलर लाइन। अब एंगल हमेशा किससे चेक होगा, प्रारंभिक रेखा से चेक होगा। चाहे यहाँ पहुँच जाए तो भी एंगल किससे चेक होगा, प्रारंभिक रेखा से। अब इस पे आते हैं अपने पे। तो देखो हमने क्या खींचा, एक व्यास या डायमीटर, एक सिरा देख लिया उसका। अब इसका क्या देखना, अर्ध संयुग्मी या सेमी कंजुकेट देखना आपको। तो अर्ध संयुग्मी या सेमी कंजुकेट की जब बात करेंगे तो सेमी कंजुकेट में कितना एक्स्ट्रा बढ़ेगा इससे, 90। तो ये 90 है थीटा, तो कितना हो गया 90 प्लस थीटा। अब देखो इसको सोल्व कर लेंगे, बताओ कोस 90 प्लस थीटा, माइनस या प्लस, गलत हो जाएगा देख लेना, चलो ठीक है, माइनस ए साइन थीटा। और ये कितना होगा, ये प्लस में, सोच लो, चलो ठीक है, तो ये कितना होगा, बी कॉस थीटा। ये 2 पॉइंट आ गए आपके पास। अब सवाल पढ़ो, अर्ध संयुग्मी व्यासों के सिरों, सिरों का मतलब एंड पॉइंट, एंड पॉइंट को मिलाने वाली रेखा। तो ये रेखा पकड़ में आ गई। अब क्या है ना, ये क्या आ गई अपने पास, रेखा। कोई नाम दे दो, चाहे क्या दे दो इसे, पी क्यू। क्या, कौन सी रेखा की बात करनी है, पी क्यू की। अब पी क्यू से काम नहीं चलेगा, इस रेखा का क्या चाहिए, समीकरण भी चाहिए। क्या चाहिए, इसका समीकरण। तो ये चित्र बनाओ, ये ज्ञानवर्धक बातें लिख लो, और फिर समीकरण पे बात करते हैं ना। रेखा का समीकरण तो आता होगा, इधर इधर के दोनों पॉइंट पता है, तो क्या समीकरण होता है रेखा का, करो देखिए क्या आ रही है रेखा। अरे जब दोनों सिरों पता हो, एक x1 y1 हो जाएगा, एक क्या होगा x2 y2। क्या समीकरण होता है, लगाओ, ठीक कह रहा है ये। अब रेखा का समीकरण नहीं आ रहा है, क्या कर सकते हैं। फिर तुम में से कोई कह देगा अरे मास्टर ने तो रेखा नहीं पढ़ाई अभी तक है। क्या करें बताओ।
रेखा ही नहीं आ रही हमें है। फॉर्मूला बता देता हूँ फिर करो, देखिए ना भाई। ये जैसे आपके पास कोई भी रेखा है नॉर्मल, ये तो रेखा अपनी, एक तरफ मान लो क्या x1, एक तरफ y1 पॉइंट को, और एक पॉइंट को क्या नाम दे दो x2 y2। तो रेखा ये PQ मान लो इसको कि PQ का समीकरण, PQ का समीकरण, रेखा PQ का समीकरण क्या होगा बेटा, y माइनस कितना होगा y1 इक्वल टू कितना होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इधर कितना होगा x माइनस x1। अब वैल्यू पुट कर लो, एक को x1 y1 मान लो, इसको किसी को भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको क्या मान लो x2 y2, ये पॉइंट है ना इधर का, और ये इधर का पॉइंट है। फिर वैल्यू रखो, फिर इधर उधर गुणा कराओ, तिरछा क्रॉस सॉल्व कराओ, देखे क्या आ रहा है। आसान ही बनना चाहिए सवाल, तो नहीं बन रहा आसान, गुणा कराओ, देखे सब सही हो जाएगा। भाई इसके अंदर जो वैल्यू आएंगी ना ऐसे बटे में, यहाँ भी आएंगी, इधर वालों को इधर गुणा कराओ, इनको इधर अंदर गुणा कराओ, फिर आसान बन जाएगा सवाल, ऐसा नहीं टिपिकल होगा। आज एक सीट आई थी क्या, सीट आई थी क्या, कोई आई थी, कहाँ है? मुझे देखिए एक, कितना आ रहा है अभी बताओ। इम्पोर्टेंट लगाना नहीं सवाल के, अच्छा सवाल है क्यों, इसका आंसर अच्छा आएगा इसलिए। लाइन का मुझे पता नहीं भी, फाइनल आंसर ही पता है, लाइन मेरे पास नहीं है। हाँ ये सही है। करो भी, क्या आएगा देखो, वैल्यू भी पुट कर नहीं हो पा रही, तो देखो क्या कर सकते हैं हम। क्या हुआ y माइनस y1, तो कितना मान लेता हूँ b साइन थीटा, इक्वल टू y2, y2 का मतलब है b कॉस थीटा, माइनस b
साइन थीटा, और नीचे बात हो रही है x2, x2 का मतलब माइनस ए साइन थीटा, और माइनस कितना है x1, x1 का मतलब कितना है a cos थीटा, और फिर है x माइनस x1 मतलब a cos थीटा। मैं किसी को मान लो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 और क्या मान लिया y2, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर ली, अब गुणा करा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा। ऐसा कोई मेरे पास सूत्र तो है नहीं कि वो लगा दूं डायरेक्ट आ जाए, गुणा करना ही पड़ेगा, है ना। चाहो तो इतना कर सकते हो कि इधर से b कॉमन आ रहा है, इसमें से कितना कॉमन आ रहा है माइनस ए, तो इतना काम कम हो जाएगा, वो कॉमन ले सकते हो। वो भी लास्ट में तो करना तो क्या पड़ेगा, गुणा ही करना पड़ेगा। तो गुणा करने के बाद बताओ कितना आ रहा है, कितना आएगा बताओ। गुणा नहीं करूँगा मैं, जोड़ बाकी गुणा भाग, चार काम मैंने पूर्ण रूप से बंद कर रखे, ये है ना, ये चार ही तो छोड़ रखे हैं आपके लिए। इसके अलावा बताओ आपसे कोई काम कराया क्या। सबसे आसान समीकरण गणित के अंदर किसका, रेखा का। रेखा से पहले दूरी का फॉर्मूला वही बता दिया। चार ही काम तो छोड़े आपके लिए कि जोड़ बाकी गुणा भाग। भाग में भी अगर पॉइंट में पॉइंट लग जाए ना, उसमें मामला गड़बड़ है, वहाँ भी समस्या है अपने साथ। तो बताओ कितना आ रहा है, किसी ने तो किया होगा, है ए वाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा, कोष्टक में ऐसे प्लस बी बराबर कितना, ये भी ऐसा ही तो होता है। यही आ रहा है क्या, अभी नहीं आ रहा हो घर पे बार बार गुणा कर लेना, ठीक है। अब क्या करें, कहाँ आ रहा है, ये हो गया ए वाई साइन थीटा। अब इसमें से क्या करेंगे, साइन थीटा वाले पद एक जगह करेंगे और कॉस थीटा वाले पद क्या करेंगे एक जगह, ताकि वो स्क्वायर करके जोड़ पाए। इसमें देखो स्क्वायर होगा तो जुड़ेगा नहीं ऐसे। अब देखो क्या होगा, साइन साइन एक जगह कर लो बेटा, तो साइन एक जगह करेंगे तो कितना हो गया ए वाई, यहाँ से तो उधर से देखो कितना बी एक्स माइनस बी एक्स, और ये कितना हो गया साइन थीटा, ऐसे कर लो। और इधर से कितना हो गया ए वाई, और इधर कितना हो गया बी एक्स, और ये कितना हो गया कोस थीटा इक्वल टू कितना ए बी। ये बना लो इक्वेशन। अब क्या करेंगे इसका अवकलन, अवकलन भी आसान रहेगा भाई, यहाँ करते तो चार जगह करना पड़ता ना, दो जगह यहाँ दो जगह यहाँ, अब एक जगह इसका करना है एक जगह इसका करना है, और स्क्वायर करके क्या कर लो जोड़ लो। अब गुणा देख लेना भाई सही है क्या आपका, आपके भरोसे लिखा है मैंने, फिर ठीक है।
यहाँ तक तो लिख लिया, अब अवकलन कर लेते हैं इसका। देखो ए वाई माइनस बी एक्स है ना, ये हो गया ए वाई माइनस कितना बी एक्स, साइन का कितना हो गया कोस थीटा, और बाकी क्या है देखो माइनस ए वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई प्लस कितना हो गया बी एक्स, साइन थीटा इक्वल टू कितना 0। अब स्क्वायर करके जोड़ लेंगे दोनों का, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस किसका सेकंड का स्क्वायर है ना, तो ये बन जाएगा आपके पास ए वाई माइनस बी एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जैसे इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये आएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस आएगा बीच में, इसमें बीच में आएगा प्लस, तो 2ab वाला कट जाएगा और ये एक और एक कितने हो जाएंगे 2, तो 2 उधर लगा देते हैं, 1/2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर का पूरे में भाग दे देते हैं, तो ये हो गया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर में कितना 1/2। तो ये आपका आंसर है। इम्पोर्टेंट लगा लेना इस सवाल के, आया हुआ अभी एग्ज़ाम में ये, इसके लगा लो भाई इम्पोर्टेंट। और 1-2 बार लिमिटेड सवाल होते हैं ग्रेजुएशन में, ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा सवाल है, 1-2 बार पढ़ लेंगे, इतना याद रहे संयोग में 1/2 आएगा, बस कहानी खत्म भाई। इतने ही सवाल हैं, 2-3 बार अगर एग्ज़ाम तक कर लोगे ना तो ऐसे दिखने लग जाता है, वहाँ ऑप्शन भी आते हैं। अब ऑप्शन क्या देगा, बराबर में 1, बराबर में 0, बराबर में 1/2, बराबर में 2, यही ऑप्शन देगा 4 भाई। सेम आएंगे यहाँ तक तो ऑप्शन, ये बदलेगा किसी में 0, 1, 2, 1/2। तो अगर 2-3 बार देख लेते हो तो संयोग में आपको ऑप्शन भी तो रहेंगे वहाँ, यहाँ तो चलो कुछ होता नहीं है सामने, वहाँ तो ऑप्शन दिखेंगे, अगर 2-3 बार किया हो तो दिख जाता है ये, है ना। चले आगे बेटा, लिख लिया ना सबका, चलो जी। अब देखो अगला सवाल, देखो सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन की फैमिली दे रखी है आपको, और ये दिया हुआ एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। सवाल बना बनाया है इस बार, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू आपको दे रखा है एल साइन अल्फा कोस अल्फा, और दिख ही रहा होगा अल्फा क्या है यहाँ प्राचल या पैरामीटर है, अल्फा क्या है प्राचल या पैरामीटर है, ठीक है। तब आपसे क्या पूछा है अनवलोप ज्ञात कीजिए, तब आपसे क्या पूछा है अभी अनवलोप ज्ञात कीजिए, फाइंड अनवलोप, तब अनवलोप ज्ञात कीजिए। एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू है एल साइन अल्फा कोस अल्फा। तो इस बार समीकरण बना बनाए दिया हुआ आपको, करो देखें। इससे आसान तो क्या ही होगा अब सवाल और।
है? एल के साथ क्या आएगा? थीटा कहाँ है सवाल में? थीटा तो है नहीं, अल्फा। तो फिर एनवेलोप कहाँ से आया? एनवेलोप का मतलब था कि अल्फा हटना चाहिए। मैं यही तो बताया था एनवेलोप की परिभाषा में, अभी तक तो अल्फा बच रहा है, तो एनवेलोप नहीं है फिर अभी तक। भाई अल्फा ही तो हटना चाहिए, अवकलन करना है अल्फा के साथ और अल्फा हटना चाहिए। है एल से क्या फ़र्क पड़ता है? एल एल स्क्वायर ले लो, ये तो कांस्टेंट है, कौन कह रहा है? एल का तो कोई इश्यू नहीं है, एल का तो कहाँ इश्यू, एल का कोई दिक्कत नहीं भी। देखो भाई, सवाल साफ साफ दिया हुआ आपको, अब इसका क्या करना है? अरे क्या करना है, यही तो दिया हुआ है, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा और इक्वल टू दिया हुआ है एल साइन अल्फा और कितना लिखा हुआ है कोस अल्फा, यही लिखा हुआ आपके पास। अब क्या करना होता है इसमें, क्या करना होता है इसमें? अरे मैं पूछ रहा हूँ एनवलप ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं ना, अल्फा के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन। इतना दिमाग लगाना ही नहीं है। अब मैंने कल भी बताया था कि कोई भी सवाल में जब अवकलन करते हैं तो यहाँ देखो 3-4 जगह अवकलन करना पड़ेगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, और यहाँ क्या लगेगा? u इंटू वी लगेगा, लगेगा ना? तो मैंने कहा था कि सवाल जितना छोटा पहले बना लो उतना ऐसा है। अरे तो धैर्य तो रखो, और धैर्य रखो अभी, है ना? कि भाई जितना सवाल आसान या छोटे पद बन जाए उतना ही अवकलन कम करना पड़ेगा। अब है सवाल में कितने पद? 3 पद है ना, और जैसे यहाँ u इंटू वी लगेगा तो पद कितने हो जाएंगे? 4। तो सवाल छोटा हो रहा है, बड़ा अपने ही दिक्कत है आगे सोल्व करने में। तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे सवाल में साइन अल्फा कोस अल्फा का भाग देता हूँ, साइन अल्फा कोस अल्फा क्या दूंगा? भाग, तो सवाल बहुत छोटा बन जाएगा। अब जैसे ही भाग दूंगा तो ये कितना हो गया? एक्स अपॉन साइन अल्फा, और ये हो गया वाई अपॉन कोस अल्फा और इक्वल टू कितना? एल। ये सवाल बना। अब कितनी जगह रह गया? 2 ही जगह। पहले हो रहे थे 3 जगह, अवकलन करते ही कितनी जगह हो रहा था? 4 जगह। अब सवाल कितनी जगह हो गया? 2 जगह, एक जगह साइन है, एक जगह क्या है? कोस। तो ऐसा लिख सकते हैं इस सवाल को अपन। अब देखो क्या करेंगे, इसे दे दो इक्वेशन नंबर कितनी? 1। ये सवाल हो गया अपना। अब क्या करेंगे इसका? अल्फा के सापेक्ष ही तो होगा बेटा, अल्फा के सापेक्ष क्या करना है? आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन। अल्फा के सापेक्ष आपको क्या करना? आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है। अब देखो अल्फा के सापेक्ष बताओ इस x का होगा क्या? नहीं होगा। पहले साइन कहाँ है? नीचे, तो पहले होगा 1 अपॉन का, तो 1 अपॉन का कितना होता है? माइनस, और जो नीचे लिखा हुआ उसका क्या होगा? स्क्वायर। जो नीचे लिखा हुआ उसका क्या होगा? स्क्वायर। अभी तक तो हुआ 1 बटे का, अब किसका होगा? साइन का। साइन का कितना होगा बेटा? कॉस अल्फा। आगे बढ़ते, y का तो होगा नहीं, 1 अपॉन, भाई डायरेक्ट ऊपर ले जाके कोट से भी कर सकते हो इनको। भाई ये कितना बन जाएगा? कोसेक, और ये कितना बन जाएगा? सेक। तो वो डायरेक्ट भी कर सकते हो, चाहे ऐसे कर लो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अपन ने फॉर्मूले अपने तो कितने याद है, ये भी तो समस्या है ना। हमें कहाँ सेक का कोसेक का, फिर गाड़ी अटक जाए कहीं जाके, है ना।
फॉर्मूले तो कितने याद हैं? 2। और वो भी मैं जोड़ दे के पूछ लूँ तो माइनस प्लस गड़बड़ हो जाए कि समाकलन में तो ऐसा हो रहा है, अवकलन में ऐसा हो रहा है, ये है ना। अब देखो 1/, में है तो बेटा कितना होगा? माइनस, और 1/, का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब किसका होगा? कोस का। कोस का कितना होगा? माइनस साइन अल्फा, और इक्वल टू कितना? 0। यही हुआ आपके पास। अब देखो इसमें, यहाँ देखो साइन कोस था, लेकिन इसमें ऊपर भी और कहाँ है? नीचे भी। तो वो स्क्वायर करके जोड़ने वाला कार्यक्रम तो यहाँ होगा नहीं भाई। स्क्वायर करके जोड़ दें, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो गया, वो तो यहाँ होगा नहीं। दिख ही रहा होगा आपको भी कि भाई यहाँ ऊपर होते साइन कोस, ऊपर यहाँ साइन कोस, यहाँ भी ऊपर, तब तो हो जाता। पहली बात तो है नीचे तो कुछ होगा ही नहीं, और फिर इसमें तो ऊपर भी है और नीचे भी है। तो फिर मैंने दूसरा तरीका बताया था कि क्या वैल्यू ज्ञात, मान ज्ञात कर सकते हैं अल्फ़ा का। भाई बताया था ना कि अल्फ़ा ऐसे कैंसिल नहीं हो रहा, तो मान ज्ञात कर लो, फिर मान रख देंगे उसका। तो मान इससे ज्ञात करते हैं। देखो ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस, ये उधर जाएगा तो किसका हो गया? प्लस का। तो ये ऐसा बन गया एक्स कोस अल्फ़ा, इधर कितना हो गया? साइन स्क्वायर अल्फ़ा, है ना, बराबर ये हो गया वाई, और ये हो गया साइन अल्फ़ा, और ये हो गया कोस स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ से एक काम देखो, या नीचे लिख देता हूँ, इधर देखो ये साइन क्यूब हो गया, और ये हो गया कोस क्यूब, तो ये हो गया 10 क्यूब। अरे कितना हो गया? 10 क्यूब। और ये हो गया एक्स अपॉन वाई, इधर गया ना साइन क्यूब कोस क्यूब, तो एक्स अपॉन वाई, तो ये हो गया एक्स अपॉन वाई। इसका मतलब 10 अल्फ़ा बराबर कितना हो गया? एक्स की पावर 2/3, नहीं वो 1/3 है ना, एक्स की पावर 1/3, और वाई की पावर कितनी हो गई? 1/3। अब क्या आ गया अपने पास? 10 अल्फ़ा। अब सवाल में हमें क्या मिल जाए सर? साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा मिल जाए तो काम हो जाएगा पूरा भाई। यही तो गायब करना, यही तो सवाल है अपना। चाहिए कह दो, चाहिए कह दो, एक ही बात है ये तो। अब हमें क्या मिल जाए? 10 अल्फ़ा तो मिल गया, अब क्या मिल जाए? साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा। तो उनके मान यहाँ रख दूंगा, और अल्फ़ा गायब होते क्या आ जाएगा? अनवलोप आ जाएगा। ऐसा ही तो पड़ा है। अब बताओ 10 से साइन और कोस की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं क्या? तो कितना आएगा साइन अल्फ़ा? ले बोल, मुकेश सर बेचारे 1 महीने से पढ़ाए, पानी फेर दिया तुमने, है ना। साइन थीटा जो 10वीं 9वीं 10वीं में साइन कॉस थीटा 1, ये तो 9वीं 10वीं में आ जाता है कि बोले 6 में से 1 पता चल जाए तो बाकी 5 ज्ञात कर सकते हैं। अरे तो मुझे तो माफ़ कर बेटा, है ना मुझे तो माफ़ करो एक बार, है ना, कम से कम। अब मेरे को लिखना पड़ेगा, क्या करूँ, है ना। और ये भी लिखना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है ये भी लिखना पड़ेगा, है ना। इससे नीचे तो मत उतार देना, है ना। ये सुना है ना बचपन में। अब 10 है तो 10 का मतलब है कितना? लंब बटे आधार। तो लंब कितना हुआ? x की पावर 1/3, और आधार कितना हो गया? y की पावर 1/3। तो कर्ण कितना होगा? अंडर रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर स्क्वायर होके अंडर रूट लेते हैं, पता होगा, है ना, होगा ना। स्क्वायर होके क्या लेते हैं? अंडर रूट। कर्ण बराबर, है ना। हाँ, अब किसकी जरूरत है बेटा हमें? साइन की। साइन कितना होता है? लंब बटे कर्ण। क्लियर दिख रहा है ना सबको? ठीक है, तो लंब ये हो गया x की पावर 1/3, कर्ण कितना हो गया? अंडर रूट x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3। आज मिलने तो मुकेश सर को, फिर मैं बताता हूँ, देखो, है ना, कि ये कर्म है बच्चों के, है ना। y की पावर कितना हो गया? 1/3, और कितना हो गया? अंडर रूट एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3। मिल गए साइन कोस। साइन कोस यहाँ रख दो लाके, तो अल्फा ही तो गायब करना है, अल्फा गायब हो जाएगा। तो देखो समीकरण 1 से, अब इसमें इतना तो दिखना चाहिए था। ये 10 दिखने के बाद ये कोई करने का काम है क्या? ये कोई शर्म आ रही होगी मेरे खुद को, है ना, आपको तो नहीं आ रही। ये कोई करने का काम थोड़ी था। ये 10 दिखने के बाद यह मान दिखना चाहिए था डायरेक्ट। अब देखो ये कितना हो गया? x, यहीं तो रखूंगा, x अपॉन साइन। साइन कितना है? x की पावर 1/3, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, पता है क्या? चलो जी, है ना, अंडर रूट
एक्स की पावर 2/3 प्लस वाई की पावर कितनी 2/3। आगे देखो वाई कोस, कोस की वैल्यू कितनी है, नीचे है 1/3 और ये ऊपर चला गया तो एक्स की पावर 2/3 और प्लस वाई की पावर कितनी 2/3 इक्वल टू कितना एल। हट गया क्या अल्फा, तो ये एनवलप आ गया। अब इसको सोल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ से देखो दोनों में कॉमन तो क्या आ रहा है, अंडर रूट एक्स की पावर 2/3 वाई की पावर 2/3। यहाँ देखो ये इससे कटेगा, कितनी पावर बचेंगी 2/3, तो 2/3 पावर तो यहाँ बचेगी और ये इससे कटेगा तो 2/3 यहाँ बचेगी और इक्वल टू कितना एल। अब बताओ आधी पावर और ये कितनी पावर, एक पावर, कितनी पावर हो गई, तो ये हो गया 2/3, ये हुआ 2/3, पावर कितनी हो गई 3/2 बराबर कितना एल। अब इसको ऐसे लिख दूं क्या, x की पावर 2/3 वाई की पावर 2/3 और l की पावर 2/3। ये आंसर आपका। अब सोच लो आप कहाँ हो, है ना। खुद पे आपको विचार करने की ज़रूरत है भाई, और ज़्यादा विचार भी नहीं करना है। विचार करने से कुछ नहीं हुआ, पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, है ना, कि हम विचार कर करके परेशान हो क्या करें कुछ नहीं करना है, ये है ना। तो पढ़ने की ज़रूरत है बस, ये है। अब बहुत सारे बच्चों को तो ये मुझे लग रहा है थोड़े दिन में लाइव वाला बंद मुझे खुद को ही कराना पड़ेगा वापस से, ये है ना। समय ही नहीं मिल पा रहा, है ना। तो वो सही किया था सर ने, वैसे निर्मल सर ने बड़े सोच समझ के ही किया था वो निर्णय, लेकिन मैंने परिवर्तित करा दिया 10 बार कह कह के, तो वो वापस बदलाएंगे अब, है ना। हमारे शब्द हमको वापस लेने पड़ेंगे, लग रहा है ऐसा, है ना। भाई घर से पढ़ने के लिए 100 200 500 किलोमीटर चल के आए हो और फिर यहाँ आने का समय ही नहीं मिल पा रहा, है ना। और अभी तो नए नए और हो तुम, अभी तो बिजनेस भी स्टार्ट नहीं हुआ होगा, है ना। ये है ना, फिर तो चलो कोई मान लो कहीं बिजनेस शुरू हो जाए, बिजनेस संबंधी मीटिंग्स हो, है ना, ये है ना, तो वो फिर तो चलो मान लो समय नहीं मिलता है, मानता हूँ बात, लेकिन अभी तो मिलना चाहिए था 2-3 महीने तो समय, एक बार तो। तो ये सवाल अगले के लिखने पर है, एग्ज़ाम में इसको ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है आपके पास और ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, और इसमें बीच में माइनस भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, माइनस का भी सवाल बनता है। और यहाँ कोई कांस्टेंट a² b² भी लिख सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये है।
कर लिया क्या नोट सबने? तो भाई पढ़ाई लिखाई की सख्त ज़रूरत है आप लोगों को, है ना? पढ़ने की सख्त ज़रूरत है ना? दिख रहा होगा वो तो खुद को भी, है ना? अब उधर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी होगी ना सर ने, पूरे बड़े बड़े इनवर्स फंक्शन तक कर लिया होंगे, है ना? हाँ शाबाश, सर कराए जा रहे हैं, हम करे जा रहे हैं, क्या समस्या है ना? हमारे तो जोर ही नहीं पड़ रहा दिमाग पे, है ना? तो इसलिए पढ़ने की ज़रूरत है भी। और जो छोटी छोटी बात आती है बीच में, रेखा आई, परवलय आया, पैराबोला आया, अब ऐसा थोड़ी रेखा आएगी उस दिन रेखा पढ़ के तो आए हो जीवन में। कई बार ये समीकरण आज लिखा हो, पहली बार तो लिखा नहीं, पहली बार थोड़ी लिखा है, बहुत बार लिख चुके, लेकिन याद थोड़ी रहा, नहीं रह रहा। तो जहाँ जो भी चीज़ आती है उसको वहाँ याद रखने की कोशिश किया करो। ऐसा नहीं मत रेखा के आप कहोगे तो लाइन अभी लिख दूंगा, लाइन के ये 5 फॉर्मूले, फिर वो 5 भारी पड़ जाएंगे। अभी तो एक एक की ज़रूरत पड़ रही है, तो एक एक सीखने को मिल रहा है, ये है ना? तो साथ साथ पढ़ा करो। और किताब तो आप लाओगे नहीं, कल भी हुआ था अपना वादा, लाओगे या नहीं लाओगे? लाएंगे? चलो कोई बात नहीं भाई, मैं फिर कह रहा हूँ कि कोचिंग हुई, आपकी बुक हुई, ये 10-20 हज़ार रुपये तभी वैल्यू आएंगे जब जो आप वो लाख रुपए जब आप खर्च कर रहे हो ना एक्स्ट्रा वाले, भाई लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, हॉस्टल में भी रह रहे हो, पीजी में, वहाँ 8-10 हज़ार रुपये तो लगते ही हैं। कम से कम 8-10 महीने रह के जाओगे, और एक बार मन लग गया, एग्ज़ाम की डेट आ गई, ये है ना, तो फिर नेटवर्क कमज़ोर आता है घर पे, देखो वीडियो कॉल सही से नहीं हो पाती है ना। तो इसलिए ऐसा है, फिर नहीं जाओगे तो कई लाखों रुपए खर्च होंगे, लेकिन उन लाखों रुपए की वैल्यू तब होगी जब इधर वाले इन 10-20 हज़ार रुपये को काम में लोगे पूरा, कि भाई रोज़ कोचिंग आ रहे हैं, रोज़ पढ़ रहे हैं, 1000-2000 रुपये की कॉपी भी ला रहे हैं, किताब भी ला रहे हैं। तब अगर ये 10-20 हज़ार रुपये को सही से काम में लोगे तब उन लाख रुपए की वैल्यू है, नहीं तो वो सारे बेकार हैं। भाई वो लाख रुपए किसके लिए खर्च हो रहे हैं? इधर वाले इन 20 हज़ार रुपये के लिए तो खर्च हो रहे हैं, कि ये खर्च हो गए, इसलिए कौन से खर्च हो रहे हैं? लाख रुपए। अब किताब हम लाना नहीं चाह रहे, ये है ना, तो लाओ। मैंने तो ये भी कह दिया, चाहे पुरानी ले आना, चाहे 2010 की ले आना, चाहे 12 की, 15 की, कोई सी भी ले आना। ऐसा भी नहीं है कि अब वाली लाओ, एक एक किताब के 250-250, 300-300 रुपये लाने, खर्च करने, वो भी नहीं लानी, लेकिन लेके तो आओ कम से कम। तो इतना काम करो, जो सवाल कराते हैं कम से कम उनको तो किया करो घर पे। मैं ग्रेजुएशन में ऐसा कोई कम ही सवाल छोड़ूंगा जो आप करोगे, मतलब अब जैसे पिछला चैप्टर आंशिक अवकलन वाला लगभग सवाल आपको करा दिए, इसमें भी कोई रेयर ही एक आधा सवाल छोड़ूंगा, लगभग करा दूंगा। लेकिन जो 2-4 छोड़ के आते हैं, किताब हो गया, अरे बेटा जो भी दो बात नहीं है ना, जो भी 2-4 सवाल छोड़ते हैं, लेकिन किताब खोलेंगे तो किताब में 2-4 बातें और भी देखने को मिलती हैं। मैं ऐसा नहीं कि सब कुछ दुनिया में नोट्स ही है, नोट्स से कुछ नहीं है, थोड़ा सा शॉर्टकट है। किताब से पढ़ोगे तो कभी कहीं भी जाओगे तो अटकोगे नहीं, ये है ना। और नोट्स वाला तो ट्रेंड अब चला है, बीएससी में बच्चा नोट्स से ही पढ़ रहा है, किताब का नाम पता नहीं है क्या नाम है, यहाँ भी नोट्स से पढ़े जा रहे हैं, ये है ना। तो फिर वो नोट्स से लिमिटेड ही काम हो पाता है। किताब होगी तो 5 किए, 2-4 और भी दिखते हैं, चाहे बड़े सवाल ही हो। भाई मान लो कोई बहुत ही बड़ा सवाल है, लेकिन उसको चलो कॉपी में भी नहीं किया, लेकिन एक बार देख भी लिया कि अच्छा बड़ा है, तो भी कोई इश्यू नहीं है, पद स्टेप तो वही काम आ रही है, ये है ना। नहीं तो हम बड़ा देख के घबराए बैठे, इतना ही बड़ा है। लेकिन अब बड़े का मतलब क्या है भाई? तरीके की 4 ही स्टेप है, तो 4 में कैलकुलेशन किसी में ज़्यादा हो सकती है, किसी में क्या होगी, कम होगी। तो किताब होगी तो कभी गलती से खुल भी जाएगी, ये भी तो है ना। अब नहीं होगी तो फिर गलती कैसे होगी, है ना। तो किताब होगी तो कुछ गलती भी होगी, और गलती होगी तो कभी खुलेगी वो। तो लेके आओ बेटा, है ना। चलो ठीक है भाई, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।